सन 1870 में कनाडा के जंगलों में दो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ चलते जा रहे थे, बट तभी उनको एक नदी किनारे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। और जैसे ही खजाना हाथ लगा, इन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर हम करे तो करे क्या। और इसके कुछ घंटों बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी जो आज तक चलती आ रही है। आज भी हम इस चीज को पूरे तरीके से समझ नहीं पाए हैं, और जब आप इस पूरी स्टोरी को सुनेंगे तो ये इतनी ज्यादा माइंड बॉगलिंग कि आप भी कहेंगे कि वाह, मजा आ गया सुन के। बट मुझे आपसे आज एक दो बातें करनी है। सबसे पहला ये कि मैंने कल इंस्टाग्राम के अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर एक मैसेज डाला था, जिसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। ये टोटली डिसीजन आपका रहेगा, मेरा कुछ नहीं रहने वाला। जैसा आप कहेंगे, जैसा आदेश आप करेंगे, वो मेरे सिर माथे होगा। कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। बट हाँ, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं यूट्यूब चैनल शुरू किए मुझे, मिस्टीरियस दुनिया। अभी तक की जर्नी बहुत कमाल की रही है। आगे की जर्नी आप लोग डिसाइड करेंगे कि आगे मुझे क्या करना होगा। नीचे अपने कमेंट्स के अंदर राय जरूर लिख दें। और आज हम जो इतने लंबे टाइम से हमारी लाइक बटन के साथ दुश्मनी चलती आ रही है, उसकी आज आप पंचायत करवा दें, लाइक बटन और मेरी। आप में से जितने भी बड़े बड़े बाऊजी लोग हैं, वो हम दोनों की सुलह करवा दें। साथ ही उसको दबा दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कनाडा के एल्बर्टा में बनी हुई सस्कैचुअन रिवर के पास जाना पड़ेगा। और टाइम था 1870 का, जब एल्बर्टा में ही रहने वाले लाफायेट फ्रेंच नाम का वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर, बहुत अमीर आदमी, जब उसने अपने लोकल अखबारों के अंदर एक खबर छपवाई जिसके अंदर वो आसपास के लोगों से डिमांड कर रहा था कि मैं, यानी कि वो खुद लाफायेट फ्रेंच, वो खुद उस टाइम पर जंगलों के अंदर जाकर सोना ढूंढना चाह रहा था, सोने की नई नई खदानें खोदना चाह रहा था। बजाय अकेले जाने के उसने खबर छपवाई कि क्या कोई मुझे ज्वाइन करना चाहेगा। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्ड आया, क्योंकि सभी लोग उसके साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि वो सभी को वहां खाना पानी दे रहा था, अच्छी तनख्वाह दे रहा था, रहने के लिए जगह दे रहा था। बस उसके साथ उसको ज्वाइन करना था। घोड़े भी दे रहा था वो अपने साथ, जिनके ऊपर बैठकर अब ये पूरा ग्रुप इस टूर के ऊपर निकलने वाला था। बहुत सारे लोग लाफायेट फ्रेंच को ज्वाइन कर चुके थे। ग्रुप के अंदर सभी लोगों को बता दिया गया था कि तुम्हारी तनख्वाह फिक्स है। फ्रेंच लाफायेट को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं उनको फिक्स इनकम मिलेगी। अगर कोई गलती से कोई खदान मिल जाए गोल्ड की, या फिर एक कोई बहुत बड़ा भंडार मिल जाए गोल्ड का, उसके बारे में तुम्हें तुरंत जाकर फ्रेंच लाफायेट को इन्फॉर्म करना है। और बाद में उस पूरे के पूरे भंडार के ऊपर, उस खदान के ऊपर फ्रेंच लाफायेट की मलकियत होगी, वो उसका मालिक होगा। इसी ग्रुप के अंदर मौजूद फ्रैंक नाम का लड़का, जब उसने अखबार के अंदर वो खबर देखी तो उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी कि ये तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और ये अखबार लेकर वो सीधा भागकर अपने बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक के घर गया। उसने उसको खबर दिखाई कि देखो, ये अखबार में खबर छपी है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इनके साथ वो खदान वगैरह ढूंढने के लिए निकले। अच्छी इनकम हो जाएगी, हमारा टूर ट्रिप भी हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा। ये दोनों दोस्त अब रेडी थे इस पूरे ग्रुप के साथ जाने के लिए। तकरीबन 3 महीने के आसपास का टाइम बीत चुका था इस पूरे ग्रुप को आसपास के जंगली इलाके के अंदर चलते फिरते हुए, लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सोने की खदान तो छोड़िए, कोई सोने का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। इन लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत मेहनत करी, लेकिन इनके हाथ अभी भी खाली थे। फ्रेंच लाफायेट, जो कि अब खुद अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत मोटा खर्चा किया था। ये जो इतने सारे लोग उसके साथ आए हुए थे, इनका रहना खाना, इनको तनख्वाह देना, घोड़ों के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो अलग, घोड़ों का किराया अलग। बहुत मोटा खर्चा था फ्रेंच लाफायेट के ऊपर जो उसने रिस्क लिया था। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक उनके हाथ खाली। ना सिर्फ फ्रेंच लाफायेट बहुत ज्यादा परेशान था, बल्कि उसके साथ जितने भी लोग थे जो उसके साथ चल रहे थे, ये भी खुद अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि लोग कितना ही वेट करें, जो काम करने के लिए वो यहां पर आए हैं वो काम इनसे हो ही नहीं रहा। फ्रैंक और उसका दोस्त ब्लैक जैक, ये भी दोनों बहुत ज्यादा उदास थे। और उस सुबह भी हर रोज की तरह जैसे एक ग्रुप अपना पूरा घोड़ों के ऊपर बैठ कर निकला, फ्रेंच लाफायेट सबसे आगे, उसके पीछे पूरी उसकी वो फौज सी चल रही थी, पूरा एक ग्रुप चल रहा था। और सबसे एंड में फ्रैंक और उसका दोस्त ब्लैक जैक, ये दोनों भी चलते चलते बातें कर रहे थे कि यार बस बहुत हो चुका, 3 महीने हो चुके हैं हमको ऐसे धक्के खाते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई सोने का टुकड़ा तक नहीं मिला, खदान तो दूर की बात है। फ्रैंक ने ब्लैक जैक की तरफ देखा और कहा कि मुझे तो अब बस घर जाने की जल्दी हो रही है, किसी भी तरह इस टूर ट्रिप को यहीं खत्म करो और घर चलते हैं, बस बहुत हो चुका। ब्लैक जैक ने हंसकर उसकी बात टाल दी, बट फ्रैंक ने अपने घोड़े की रस्सी खींचकर उसको थोड़ा सा स्लो कर लिया और ब्लैक जैक को भी थोड़ा सा रुकने के लिए कहा। बाकी पूरा ग्रुप अपनी पूरी स्पीड से सस्कैचुअन नदी के सहारे वो आगे आगे बढ़ रहे थे, बट ये दोनों पीछे की तरफ रुके। और फ्रैंक ने ब्लैक जैक को कहा कि देखो यार, हम इतने दिनों
से इस नदी के सहारे चल रहे हैं, इसके अंदर हम सोना ढूंढ रहे हैं, बट हो सकता है सोना इस नदी के अंदर ना हो बल्कि किसी जंगली इलाके के अंदर हो, क्योंकि यहाँ आसपास के इलाके में सोना है ये बात पक्की थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म भी किया था। सो फ्रैंक ने ब्लैक जैक से कहा कि देखो ये जो जंगल के बीच में छोटा सा रास्ता, कच्चा रास्ता है, अंदर की तरफ जा रहा है, बजाय इस पूरे ग्रुप के साथ जाने के क्यों ना हम दोनों इस कच्चे रास्ते पर चलें, थोड़ा सा ग्रुप से अलग हमारी आउटिंग भी हो जाएगी, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और क्या पता हमें अंदर जाने पर बहुत सारा सोना मिल जाए। ब्लैक जैक जो कि अब खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था, 3 महीने से वो इस ग्रुप के साथ घूम रहा था बट इनको कुछ नहीं मिला। सो ब्लैक जैक ने भी अपने दोस्त फ्रैंक को बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों अपना घोड़ा लेकर अलग से इस ग्रुप को बिना बताए इस रास्ते पर चलते हैं कि क्या पता हमें यहाँ कुछ मिल जाए। सो इन दोनों ने अपना घोड़ा वहीं पर रोका और उसकी गर्दन घुमाकर उस कच्चे रास्ते की तरफ करी। अब दोनों के घोड़े धीरे धीरे इस कच्चे रास्ते पर जंगल के अंदर जाते जा रहे थे। ये लोग ग्रुप से बिल्कुल अलग हो चुके थे, ग्रुप वालों को पता ही नहीं कि इनके 2 साथी पीछे रह चुके हैं। आने वाले कई घंटों तक ये दोनों दोस्त यानी कि फ्रैंक और ब्लैक जैक इसी छोटी सी पतली सी कच्ची इस ट्रेल के ऊपर चलते चलते जंगल के और अंदर जाते गए। बहुत सारे घने घने पेड़ जिनसे बच से बचाते ये लोग क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि आज तक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस ट्रेल के ऊपर कभी कोई सवारी ना की हो, कोई आया गया ना हो। सिर्फ ये ट्रेल अगर कोई यूज कर रहा था तो वो थे आसपास रहने वाले सभी लोकल जानवर। आगे आगे फ्रैंक, पीछे ब्लैक जैक आगे चलते जा रहे थे, लेकिन आगे चलते चलते फ्रैंक को थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगने लगा। उसको अंदर डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको आसपास से ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाजें आ रही हो। उन आवाजों को वो नहीं पहचान पाया, बट जिस भी टाइम पर वो उन आवाजों को सुनने के लिए, उनकी डायरेक्शन देखने के लिए इधर उधर मुंह घुमाता तो उसे अपना दोस्त सिर्फ ब्लैक जैक ही दिखता। और कुछ देर तक ये आवाजें सुनने के बाद फाइनली फ्रैंक से नहीं रहा गया, उसने अपना घोड़ा वहीं रोका, पीछे घूमा, अपने दोस्त ब्लैक जैक को पूछा कि ब्लैक जैक क्या ये आवाजें तुम निकाल रहे हो? बट ब्लैक जैक का माइंड कंफ्यूज्ड, उसको समझ नहीं आया कि फ्रैंक क्या बोल रहा है। उसने सॉरी बोला और कहा कि क्या बोल रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रैंक ने कहा कि जो आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ क्या तुम वो भी सुन पा रहे हो? ब्लैक जैक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो आवाज़ें वो भी सुन पा रहा था, लेकिन अभी तक ये सब उसको अपना वहम लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि फ्रैंक ने उससे पूछा है, मतलब दोनों को सुनाई दे रही हैं और ये दोनों का वहम नहीं हो सकता। कुछ तो था, कोई तो आवाज़ें थी जो इनका पीछा कर रही थी, इनके साथ साथ चल रही थी, लेकिन उन आवाज़ों का सोर्स अभी तक इनको समझ नहीं आया। एट द एंड इन दोनों ने खुद को इसी तरीके से कन्विंस किया, क्योंकि इन लोगों ने अपना वो ग्रुप छोड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे घोड़े थे। सो इन लोगों को लगा कि हो सकता है वो घोड़े इस जंगल के साइड से क्रॉस कर रहे हों और उन्हीं की पैरों की आवाजें ये उनको सुनाई दे रही हो। सो इन लोगों ने इग्नोर किया और जैसे दोनों आगे की तरफ चलते गए, चलते चलते इनको दोपहर का टाइम भी बीत चुका था, अब लगभग शाम होने वाली थी। और आगे चलते चलते इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप थोड़ी देर रुका जाए, क्योंकि आगे पानी के गुजरने की आवाज आ रही थी, मतलब नदी की कोई धारा इस जंगल के बीच से चीरते हुए आगे जा रही थी। सो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने घोड़ों को इस धारा के पास रोका जाए और वहीं पर थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। ये दोनों तुरंत उस धारा के पास पहुंचे, अपने अपने घोड़ों को एक एक पेड़ से बांधा और जल्दी जाकर उस नदी के पानी से अपना मुंह धोने लगे। बट जिस टाइम पर फ्रैंक अपना मुंह धो रहा था, वो पानी इतना ज्यादा साफ कि उसको नीचे का तल दिख रहा था। सो जैसे उसने अपना वो मुंह धोने के लिए पानी उछाला और अपनी आंखें खोलकर नीचे इस नदी के तल में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि इस नदी के तल में बहुत सारा गोल्ड, उसके छोटे छोटे पीसीज ऐसे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। अब जैसे ये चीज़ फ्रैंक ने देखी, उसने कुछ सेकंड्स तो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसको लगा कि हो सकता है उसका वहम हो, बट उसने अपना हाथ नीचे की तरफ डाला और उनमें से एक पीस निकाल कर लेकर आया। अब आप बस सोच कर देखिए, ये पूरा ग्रुप इंक्लूडिंग फ्रैंक और ब्लैक जैक, ये दोनों पिछले 3 महीनों से सोना ही ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि इनको सोना इस तरीके से मिलेगा। तुरंत फ्रैंक ने ब्लैक जैक की गर्दन को पकड़ा, उसको खींचकर अपनी तरफ लेकर आया और कहा कि देखो, मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे पिछले 3 महीनों से। ब्लैक जैक ने फ्रैंक को और फ्रैंक ने ब्लैक जैक को, दोनों ने एक दूसरे को आपस में शांत किया और गहरी सांस भरते हुए फ्रैंक ने ब्लैक जैक से कहा कि देखो, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लग जाएं, इससे पहले कि हम सेलिब्रेट करें, हमें इस गोल्ड का सोर्स देखना पड़ेगा कि आखिर ये गोल्ड इस नहर के अंदर आ कहां से रहा है। सो ये दोनों तुरंत वहां से खड़े हुए और ऊपर की तरफ जाने लगे, जहां से पानी बहता हुआ आ रहा था बिना घोड़ों के। सो धीरे धीरे कर इस धारा के किनारे पर ऊपर की तरफ जाने लगे दोनों, और फाइनली कुछ दूरी चलने के बाद इनको एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी, जहां से पानी नीचे गिरकर आ रहा था। अब वो चट्टान कोई नॉर्मल चट्टान नहीं, बल्कि वो जो झरना सा बना हुआ था, उस झरने के पीछे जो चट्टान थी, वो चट्टान अंदर से पूरे तरीके से सोने से भरी हुई थी। अब जैसे ये सोने की खदान, ये बहुत बड़ी चट्टान इन लोगों ने देखी, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर नाचने लगे। दोनों एक दूसरे को चिल्लाते हुए बता रहे थे कि अब हम ना सिर्फ
मिलियनेयर बल्कि अब तो हम बिलियनेयर भी बन सकते हैं, क्योंकि जितना सोना इस चट्टान के अंदर दबा हुआ है आज तक किसी ने इसको टच तक नहीं किया, किसी ने आज तक देखा नहीं है। हम इसको देखने वाले पहले लोग हैं, हम इसको छूने वाले पहले लोग हैं। दोनों उस चट्टान के पास जा जाकर उसके अंदर से सोने वाली मिट्टी उसको तोड़ तोड़ कर ऐसे मसल मसल कर देखने लगे और उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े सोने के पीसीज बाहर निकल कर आ रहे थे। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बहुत बड़ी भसड़ थी। जैसे ये दोनों लोग आपस में नाच नाच कर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी इनको याद आया कि यहां तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत ये कि ये दोनों यहां पर बेशक पिछले 3 महीनों से गोल्ड ढूंढ रहे थे, इनको मिल भी गया अब गोल्ड, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लाफायेट फ्रेंच के साथ, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी जो इस सभी को यहां पर लेकर आया था, इनको तनख्वाह दे रहा था, इनको खाना पानी दे रहा था। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट जितना भी गोल्ड यहां पर इनको मिलेगा उसका पता इन दोनों को सीधा लाफायेट फ्रेंच को देना पड़ेगा। सो अब यहां पर बहुत बड़ी ये दिक्कत थी कि आखिर फ्रेंच को ये सब कुछ कैसे बताया जाए। ऑब्वियस सी बात थी, दोनों के माइंड में यानी कि फ्रैंक और ब्लैक जैक के माइंड में लालच आ चुका था, उनका दिल अब काला हो चुका था। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो बताएं या ना बताएं, क्योंकि बेशक बताने के बाद लाफायेट फ्रेंच उनको थोड़ा सा पैसा देगा, हो सकता है इनाम भी दे दे खुश होकर, लेकिन ये उसके सामने कुछ भी नहीं होगा जो चट्टान इनको दे सकती है। और दूसरा आइडिया उनके पास ये था कि क्यों ना वो इसको यहीं पर ऐसे शांत रहने दे, वो जस्ट इसको ऐसे कैसे छोड़कर यहाँ से निकले और जब उनका ये पूरा ट्रिप खत्म हो जाएगा, लाफायेट फ्रेंच यहाँ से हार मानकर वापस चला जाएगा, तब ये दोनों दोस्त वापस इसी जगह पर आ सकते हैं और इस पूरे गोल्ड को क्लेम कर सकते हैं। बट इनके इस दूसरे आइडिया के अंदर बहुत बड़ा रिस्क भी था। अब क्योंकि इनको ये खदान यहाँ पर मिल चुकी थी, इनको एक बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला था, तो हो सकता है कोई और भी यहाँ पर इनकी तरह घूमने के लिए आए और उनको भी यहाँ आते ही ये गोल्ड सारा मिल जाए, तो इनके हाथ से तो ये गोल्ड चला जाएगा। रिस्क तो था। एट द एंड दोनों ने एक दूसरे को शांत किया। अब क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना था, सो ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि आज की रात हम यहीं पर कैंपिंग करते हैं, पूरी रात इसके बारे में सोचेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, अब कल देखते हैं हम इसके बारे में क्या फैसला करते हैं, फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं। सो ये दोनों वापस उस चट्टान को छोड़कर नीचे की तरफ आए जहां पर इन लोगों ने अपने वो घोड़े बांधे हुए थे। उन घोड़ों को वहां से खोलकर इस जंगल के अंदर ही मौजूद एक छोटी सी क्लियरिंग पे गए जहां पर वो अपना कैंप लगाने वाले थे, जहां पर आज की रात वो बिताने वाले थे। सो चलते चलते दोनों बहुत ज्यादा खुश अपने उस फ्यूचर की बात कर रहे थे। फाइनली उस क्लियरिंग पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने वापस अपने वो घोड़े उस क्लियरिंग पर बांधे, जबकि ब्लैक जैक आसपास के जंगल से बहुत सारी लकड़ियां तोड़ने के लिए जा चुका था, क्योंकि अब रात को इनको आग भी जलानी थी। जबकि फ्रैंक वहीं पर बैठकर रात के खाने की तैयारी कर रहा था। खाने की तैयारी करते करते एकदम से फ्रैंक के कान दोबारा से खड़े हुए, उसने इधर उधर देखना शुरू किया। क्योंकि जो आवाजें उसको दोपहर के टाइम पर इस जंगल के अंदर चलते हुए आ रही थी, वो आवाजें एकदम से दोबारा शुरू हो चुकी थी। उसने इधर उधर अपनी मुंडी घुमाकर देखी, बट उसको वो आवाजों का सोर्स कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने माइंड को कन्विंस किया कि हो सकता है उनका वो जो ग्रुप जिसको वो छोड़कर सुबह सुबह यहाँ आए थे, हो सकता है उनका वो ग्रुप यहाँ पर वापस आ गया हो उनको ढूंढते ढूंढते, और अगर वो यहाँ पर आ गया तो उनको वो गोल्ड का भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो इस नदी के बहुत पास ही अपना कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके माइंड में दूसरा आइडिया ये आया कि हो सकता है ब्लैक जैक जो कि जंगल के अंदर लकड़ियां तोड़ने के लिए गया हुआ है, हो सकता है ये उसकी आवाजें हों, वो अपने आप को किसी तरीके से शांत करना चाह रहा था। बट उसके दूसरा थॉट तुरंत गलत साबित हो गया। क्योंकि जिस साइड ब्लैक जैक लकड़ियां तोड़ने के लिए गया हुआ था, ये आवाजें उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से आ रही थी, और जैसे उसने उस साइड देखने की कोशिश करी, बट उसको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन एट द एंड उसने कहा छोड़ो यार, छोड़ो, यहाँ पर अपना कैंप सेटअप करते हैं, सुबह तक हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, सारा गोल्ड क्लेम कर लेंगे, यहाँ से सारा सोना निकाल कर ले जाएंगे। खैर इसके कुछ देर बाद ब्लैक जैक अपने साथ बहुत सारी लकड़ी का एक बड़ा सारा गट्ठा बनाकर यहाँ लेकर आ चुका था। दोनों ने मिलकर लकड़ियाँ छोटी छोटी करके वो आग जलाई, खाना वाना बनाया, एक छोटा सा कैंप सेटअप किया, और खाना वाना खाते हुए बाहर बैठकर ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। सबसे पहले फ्रैंक ने ब्लैक जैक से कहा कि ब्लैक जैक, हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा कोई अगर हम ये बात जाकर लाफायेट फ्रेंच को बता दें कि यहाँ पर सोने का ठिकाना है। अगर हम उसको ये दिखा दें, क्यों वो थोड़ा सा पैसा ले जो लाफायेट फ्रेंच हमें देगा, क्यों ना हमें सारा का सारा गोल्ड अपने पास रखें और इसको बेचकर बहुत बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं। बट कहीं ना कहीं ब्लैक जैक के माइंड में कुछ और चल रहा था। उसने साफ तौर पर फ्रैंक को बोल दिया कि देखो, मैं गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने ईमान के साथ नहीं खेल सकता, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो किसी को झूठ बोलकर आया हो या फिर किसी के साथ धोखा करके आया हो। और अगर हम तुम्हारे कहने पर ये सारा कुछ कर दें,
यहाँ से सोना बेच बेच कर बहुत सारा पैसा कमा लें तो ये कहीं ना कहीं लाफाइट फ्रेंच के साथ धोखा होगा, क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। और इसके तकरीबन 2 से 3 मिनटों बाद बातें करते हुए इनकी ये दोनों की बहस इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे। दोनों ने अपनी अपनी थाली साइड में रखी, एक दूसरे के ऊपर उंगली कर करके बातें करने लगे कि नहीं तुम अपना मोराल खो रहे हो। वहां से फ्रैंक बोल रहा है कि मूर्ख हम लोग अमीर हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, हमारे पास एंडलेस पैसा होगा, वो हमारी 60, 70, 100 पुश्तों को बैठाकर खिलाने के लिए काफी है। बट अगेन ब्लैक जैक ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करने वाला, मैं सारा कुछ जाकर लाफाइट फ्रेंच को जरूर बताऊंगा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये बोलकर उसने जो साइड में थाली रखी हुई थी उसको भी साइड में धक्का सा मारा और वहां से गुस्सा होकर फ्रेंच की तरफ हाथ ऐसे करके अपने कैंप की तरफ जाकर वहां सो चुका था। जबकि बाहर खड़ा फ्रैंक वो देख रहा था कि आखिर ब्लैक जैक अब करता क्या है। 5 मिनटों तक फ्रैंक ने भी वहां खड़े होकर सोच रहा था कि कैसा मूर्ख मेरा दोस्त है, मैं आज तक इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मूर्ख निकला। ये प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा जो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, जो लाइफ हमारी इस तरीके से बन सकती है, वो जो तरीका ये कह रहा है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। बट एट द एंड फ्रैंक ने भी कहा कि चलो छोड़ो यार, जो भी होगा कल देखेंगे हम, क्योंकि अभी तो हम इस तरीके से लड़कर किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, कल देखेंगे क्या होता है। ये सोचकर उसने भी अपना खाना जो बाकी बचा हुआ तो उसको फिनिश किया, अपने हाथ पैर मुंह धोकर सीधा अपने टेंट के अंदर जा चुका था। वो ब्लैक जैक के साइड में जाकर सो गया। कुछ देर तक लेटने के बाद ब्लैक जैक, जो कि अब उसके तो खर्राटे शुरू हो चुके थे, वो तो नीचे लेटा लेटा आराम से खो 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 कर रहा था। बट उसके साइड में लेटा हुआ फ्रैंक, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंख खुली रख के अपने स्लीपिंग बैग के अंदर वो सोच रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसने अपनी मुंडी घुमाई, ब्लैक जैक की तरफ देखा जो कि खराटे ले रहा था। उसको देखकर उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतना बड़ा खजाना सामने पड़ा है और उसको छोड़ छाड़ कर आराम से सो रहा है। लेकिन अगेन फ्रैंक के माइंड में वही सब चल रहा कि क्यों वो अपनी आई हुई घर पर लक्ष्मी को लात मारे, क्यों वो अपनी किस्मत के ऊपर ऐसे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करेगा। नहीं, वो इतना ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। और जहां अभी तक फ्रैंक को ये लग रहा था कि उसे किसी तरीके से ब्लैक जैक को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ये सारा कुछ जाकर फ्रेंच लाफायत को ना बता दे, बल्कि अब उसके माइंड में चलने लगा था कि सुबह होते होते मुझे रोकना पड़ेगा ब्लैक जैक को कि वो ये सब कुछ जाकर फ्रेंच लाफायत को ना बता दे। एब्सोल्युटली, आपने जो सुना वो बिल्कुल ठीक था। फ्रैंक का दोस्त ब्लैक जैक, जो कि अब उसका दोस्त ना बनकर बल्कि एक रुकावट बन चुका था फ्रैंक और उस खजाने के बीच में, क्योंकि उसका दोस्त फ्रेंच लाफायत को बताने वाला था। इसलिए अपने दोस्त को रोकने के लिए फ्रैंक ने सुबह तक का भी वेट नहीं किया। वो जस्ट अपने स्लीपिंग बैग से उठा, अपना जो साथ में अपना जो बैग लेकर आया था वो उस बैग को अपने साथ लिया, अपने कैंप से बाहर निकला, बैग को खोला, उसके अंदर से कुल्हाड़ी निकाली और सीधा अपने टेंट के अंदर गया। उसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था कि जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था अपने दोस्त के लिए। सीधा अपने उस टेंट के अंदर गया, कुल्हाड़ी उठाई और एक ही झटके में अपने ही सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक के सिर के 2 हिस्से कर दिए। बेचारे ब्लैक जैक का सर फट के ऐसे बीच में से फ्लावर बन चुका था। अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद फ्रैंक ने वो कुल्हाड़ी ब्लैक जैक के ऊपर ही छोड़ दी और उस टेंट से बाहर निकलकर जहां उन्होंने आग जला रखी थी उसके साइड में जाकर बैठ चुका था। कुछ देर तक अपने हाथों को देखने के बाद फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसने लालच में आकर अपने ही सबसे बेस्ट फ्रेंड को मार डाला। ऐसा वो कैसे कर सकता है, इतना लालची वो कैसे हो गया। बट ये सब बातें उसके माइंड में चल रही थी, तभी उसको आवाज आई अपने ही टेंट की तरफ से। और जैसे उसने अपनी टेंट की तरफ घूमकर देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि कैसे ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि उसके टेंट से ऐसे किसी के मौन करने की बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, नीचे पड़ा पड़ा ऐसे घुर्रा रहा हो। लेकिन फ्रैंक को तो पता था कि वो अभी अभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मार कर आया है और इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो आखिर क्या उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि ब्लैक जैक जिंदा है सच में? और इससे पहले कि फ्रैंक कुछ समझ पाता या फिर उठकर वहां अपने कैंप में जाता और देखता कि क्या ब्लैक जैक जिंदा है, इतने में ही वो चिल्लाने की आवाजें, वो लो ग्राउलिंग गटरिंग साउंड, वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा था, क्लियरली फील हो रहा था यहाँ फ्रैंक को कि वो आवाजें बहुत पास आती जा रही हैं। और इतनी पास, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने खड़ा हो और वो फ्रैंक से बातें कर रहा हो। फ्रैंक ने अपनी मुंडी ऊपर की तरफ घुमाई जहां से वो आवाजें क्लियरली उसको सुनाई दे रही थी। समझ चुका था फ्रैंक की आवाजें कुछ और नहीं बल्कि जो दोपहर में वो आ रहे थे इस जंगल के अंदर और उसको जब वो आवाजें सुनाई दे रही थी, ये वही आवाजें हैं, लेकिन एक्सेप्ट इस टाइम ये बिल्कुल क्लियर है और वो क्या कहना चाह रही हैं ये फ्रैंक को क्लियरली समझ आ रहा है। जी हाँ, उन आवाजों से जो फ्रैंक को समझ आया वो यही था कि वो आवाजें मैसेज देना चाह रही थी फ्रैंक को कि फ्रैंक, जैसे तुमने अपने
दोस्त इस ब्लैक जैक का मर्डर किया है, इसके बदले में तुम्हारा टॉर्चर होना लगभग अब पक्का हो चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये मैसेज देकर वो सारी आवाजें चुप हो चुकी थी। फ्रैंक, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, इतने में ही वो सारा साइलेंट दोबारा से टूटा और अब की बार एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और ये चिल्लाने की आवाज कहीं और से नहीं, दोबारा से उसी टेंट से आई थी जहां पर ब्लैक जैक की बॉडी पड़ी हुई थी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज और इतनी ज्यादा चुभने वाली थी कि फ्रैंक ने अपने हाथ दोनों कानों पर रखे जब तक वो आवाज पूरी शांत नहीं हो गई। और सच में फ्रेंच अब टॉर्चर होना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसको अपने सामने अपनी मौत दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन सुनाई दे रही थी। वो तुरंत वहां से उठा, उन आवाजों को इग्नोर करते हुए सीधा अपने घोड़े के पास गया, अपना सारा सामान पीछे छोड़कर, ब्लैक जैक की बॉडी को छोड़कर, उस कैंप को छोड़कर और इस सारे सोने को छोड़कर सीधा अपने घोड़े पर बैठा और अंधेरे में, रात के घुप अंधेरे में ही अपने घोड़े को ब्लाइंडली इस जंगल के अंदर दौड़ाने लगा। कहीं ना कहीं वो जाकर बाहर निकलने वाला था, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका घोड़ा आगे बढ़ता गया, पीछे पीछे वो आवाजें उसका पीछा कर रही थी, वो आवाजें कहीं दूर जाने का नाम नहीं ले रही। फ्रैंक के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके कि कौन उसका पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे घोड़ों की सेना उसके पीछे पड़ चुकी है और इस रात के घुप अंधेरे में उसका पीछा कर रही है। कई घंटों तक अंधेरे के अंदर अपने इस घोड़े को दौड़ाने के बाद फाइनली थोड़ा सा उजाला हुआ और उसका घोड़ा जंगल से बाहर निकलकर एक छोटे से कस्बे के अंदर आ चुका था। और ये कस्बा बहुत जाना पहचाना था फ्रैंक के लिए। जी हाँ, पिछले दिन जब उसका वो पूरा ग्रुप इंक्लूडिंग फ्रेंच लाफायेत वो इस कस्बे को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गए थे और दोबारा से फ्रैंक अब इस अपने घोड़े को लेकर कस्बे के अंदर आ चुका था। जी हाँ, ये कस्बा कुछ और नहीं बल्कि इसका नाम था फोर्ट बेंटन। और इस कस्बे को देखकर फ्रैंक बहुत ज़्यादा रिलीव्ड था, क्योंकि उसकी आवाज़ें जो अभी तक उसका पीछा कर रही थी वो जंगल से बाहर निकलते ही शांत हो चुकी थी। फ्रैंक को लगने लगा कि वो बिल्कुल सेफ है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पॉइंट तक आते आते फ्रैंक को ये समझ आ चुका था कि जो भी उसके साथ पूरी रात में हुआ, वो आवाज़ें आना, वो पीछा करना, वो चिल्लाहट सुनाई देना, वो बैसेस उस तक पहुँच जाना, वो सारा कुछ, ये जो भी कुछ हुआ, ये किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक जैक की उस स्पिरिट ने ही किया जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ रही थी। फ्रैंक इस बात के लिए 100% श्योर हो चुका था कि जिस पॉइंट पर उसने अपने सबसे खास दोस्त ब्लैक जैक का मर्डर किया, उसकी स्पिरिट उसके अंदर से निकली और तुरंत उसने रिवेंज प्लान बना दिया और उसने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो मैसेज उसने दिया था वो मैसेज बिल्कुल साफ था कि वो टॉर्चर होगा और वो टॉर्चर हुआ भी। और इन सारे थॉट्स के पीछे फ्रैंक उस गॉड के बारे में 100% भूल चुका था। उसको अब कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब और कुछ था जो उसके मन के अंदर अब चुभने लगा था। उस कस्बे में पहुंचने के बाद फ्रैंक ने सिर्फ एक काम किया और वो था इस पूरे कस्बे में चर्च ढूंढने का। वो अपना घोड़ा लेकर सुबह सुबह उन सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन इस कस्बे का एकमात्र चर्च, और जब वो अपना घोड़ा लेके उसके आगे पहुंचा उसने देखा लेकिन चर्च का दरवाजा अभी बंद था, वो भी खुला ही नहीं था। उसने अपना घोड़ा साइड में ही पार्क किया और वो खुद इन चर्च की सीढ़ी के ऊपर आकर बैठ चुका था। वेट कर रहा था कि कब यहाँ का प्रीस्ट आएगा और वो इसका दरवाजा खोलेगा। लगभग 2 घंटों तक सीढ़ियों पर बैठकर वेट करने के बाद फाइनली इस चर्च का प्रीस्ट, जिसका नाम जीन था, वो मौके पर आया। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने से पहले साइड में देखा कि एक लड़का साइड में ऐसे मुंह ऐसे घुटनों में रखकर बैठा हुआ है और रोए जा रहा है। प्रीस्ट ने उसको उठाया और कहा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। प्रीस्ट उसको अपने साथ अंदर लेकर गया और उसको चुप करवा कर आराम से उसको बैठाया, पानी वानी पीने के लिए दिया। और तब फ्रैंक ने जोर जोर से बोलना शुरू किया कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे ब्लैक जैक का भूत लगा हुआ है, वो मेरी जान ले लेगा, मुझे ऐसे डरा रहा है, मैं अभी अभी उससे बचकर आया हूँ। अब स्टार्टिंग में तो उस प्रीस्ट जीन को कुछ भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये फ्रैंक क्या बोले जा रहा है। और तब प्रीस्ट ने फ्रैंक को कहा कि आराम से ठंड रख, थोड़ी शांत हो जा और आराम से क्लियर कट बता डिटेल के अंदर कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ है। और जब फ्रैंक ने सारा कुछ डिटेल में बताना शुरू किया कि कैसे वो अपने ग्रुप से अलग होकर दोनों जंगल के अंदर चले गए थे और बाद में उनको वो नदी के किनारे सोना दिखा और उस सोने की तलाश में हम ऊपर चट्टान पर गए, हमने वहीं पर अपना कैंप बना लिया, लालच आ गया हमारे मन में, फ्रेंच को बताने से मना कर दिया और रात में ऐसे ऐसे हमारे बीच में लड़ाई हो गई, मैंने ब्लैक जैक का मर्डर कर दिया। अब वो प्रीस्ट जीन, जिसको अब सब कुछ पता चल चुका था कि एक आदमी है फ्रैंक नाम का है और इसने अपने दोस्त ब्लैक जैक का मर्डर कर दिया है और ये इस मर्डर को ओपनली कन्फेस भी कर रहा है। बेशक उस मर्डर के पीछे कोई भी इसका मोटिव रहा हो या फिर वो गोल्ड छुपाना जो भी कुछ रहा हो, लेकिन ये ओपनली कन्फेस कर रहा है। बट अब यहाँ एज ए प्रीस्ट उसको अपने पीड़ित व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ ये प्रीस्ट अलग ही लेवल की भसड़
इसका सारा ध्यान था उसी गोल्ड माइन के ऊपर, वो सारा सोना जो कुछ अभी ये फ्रैंक बता रहा था। प्रीस्ट के मन में इतना तगड़ा लालच आ चुका था जैसा कुछ उसने आज तक कभी फील नहीं किया था। उसकी आंखें प्रॉपरली वो इमेजिन कर रही थी कि कैसा नजारा होगा, सोने से भरी हुई नदी, वो चट्टान, उसके पास एक कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो सारा कुछ उसने इमेजिन कर लिया और जस्ट सामने बैठे हुए फ्रैंक को कहा कि फ्रैंक, तुम्हें इस गांव से चले जाना चाहिए, तुम यहां से जाओ और यहां पर कभी वापस लौट कर मत आना। मैं तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं खुद उस जगह पर जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त ब्लैक जैक की बॉडी का अंतिम संस्कार खुद के हाथों से करके आऊंगा, जिससे तुम्हारा वो जो डर है वो निकल जाएगा। वो जो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है वो तो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम बिल्कुल जाओ यहां से, कोई दिक्कत नहीं है तुमको यहां पर वापस आने की। अब फ्रैंक ये बात सुनकर इतना ज़्यादा रिलीव्ड हुआ, उसने इस बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। उसने प्रीस्ट का बहुत धन्यवाद किया कि ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ, मैं कभी यहाँ पर लौट कर वापस नहीं आऊँगा। प्रीस्ट ने उसको वहाँ से निकाल दिया उस चर्च से। फ्रैंक वहाँ अपने घोड़े पर चढ़कर निकल चुका था अपने घर के लिए, लेकिन अब ये प्रीस्ट पीछे से, इसके मन के अंदर लालच आ चुका था कि सारा का सारा सोना अब उसे चाहिए, इतना बड़ा वो धन दौलत उसे वो चाहिए है अब। उस पूरे दिन प्रीस्ट जीन ने अपना प्लान बनाया कि किस तरीके से वो सारा सोना क्लेम कर सकता है, वो खदान खुद की बना सकता है, उसके ऊपर राज कर सकता है। पूरा दिन प्लान करने के बाद, पूरी रात प्लान करने के बाद, अगले दिन वो अपने एक दोस्त जॉन मैकडोवल के घर गया। उसका दरवाजा खटखटाया, जॉन ने दरवाजा खोला, प्रीस्ट अंदर गया, दोनों ने आमने सामने बैठकर बातें करी। प्रीस्ट ने उसे समझाया कि देखो, मेरे पास एक गोल्ड की खदान है और अगर तुम मेरी तरफ से उस जंगल के अंदर जाकर उस पूरे गोल्ड का जाकर पता लगाओ और साथ में वहाँ पर एक तुम्हें कैंप साइट मिलेगी, उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलेगी ब्लैक जैक नाम के बंदे की, तुम अपने साथ कस्सी फावड़े लेकर जाना, उस डेड बॉडी को वहीं पर दफना देना और साथ में वो जो कैंप साइट है उसको भी अपने साथ ले आना और देख कर आना कि क्या सच में वहाँ पर गोल्ड है। जॉन इस बात के लिए रेडी हो चुका था क्योंकि उसको इस तरीके की हाइकिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद। वो तुरंत उसने हाँ कर दी। अगले दिन जॉन मैकडोवल पूरा रेडी हो चुका था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया, अपने साथ बैग लिया, उसके अंदर काफ़ी सारा सामान, अंतिम संस्कार करने का भी सामान, कस्सी फावड़े, वो सारे लाद कर घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ जा चुका था। और जैसे जैसे फ्रैंक ने वो डायरेक्शन बताई थी कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, वो मिल जाएगी, प्रीस्ट ने वो सारी डायरेक्शन जॉन मैकडोवल को बता दी। जॉन मैकडोवल आराम से उस कैंप साइट पर पहुंच चुका था। वहाँ से क्लियरली वो कैंप साइट दिख रही है, नदी के किनारे पहले बनी हुई। वो तुरंत अपने घोड़े से उतरकर उस कैंप साइट में गया। उसने उसका पर्दा हटाया, अंदर जाकर देखा और ऑब्वियसली यहाँ ब्लैक जैक की बॉडी पड़ी हुई थी। उसका सिर 2 हिस्सों में कटा हुआ था और उसके सिर के बीच में कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। प्रीस्ट ने जॉन को समझाकर भेजा था कि तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना है, इसको दफनाना है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं बल्कि इस बॉडी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लाश यहाँ पर पड़ी रही तो आज नहीं तो कल ये लाश किसी ना किसी को मिल जाएगी और फिर वो जाकर बंदा किसी पुलिस में रिपोर्ट करेगा, पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, जांच करेंगे, उनको भी इस गोल्ड के बारे में पता लग जाएगा। किस लिए इतनी भसड़, इससे बढ़िया इस लाश को ही ठिकाने लगा दो। तो तुरंत जॉन मैकडोवल ने वो गड्ढा खोदना शुरू किया। काफ़ी देर तक गड्ढा खोदने के बाद अच्छा सारा गड्ढा उसने कर लिया और तब उसने ब्लैक जैक की बॉडी को उठाकर नीचे दफना दिया, ऊपर मिट्टी डाली और उसने उसके कब्र के ऊपर छोटा सा वो पत्थर भी लगाया, जो कि पता है ना आपको कब्रों के ऊपर लगाते हैं, जिसे हम टॉम स्टोन कहते हैं या फिर ग्रेव स्टोन भी कहते हैं। वो ग्रेव स्टोन उसने वहां पर लगाया और उसके ऊपर वो छीनी हथौड़े से नाम भी प्रिंट कर दिया, ब्लैक जैक। अभी जॉन कब्र के ऊपर फाइनल कुछ फावड़े मिट्टी के डाल रहा था उसको दबाने के लिए ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए और तभी जॉन को भी वही बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। अब जॉन ने जैसे इधर उधर घूमकर देखा, जब उसने वो पहली बार आवाज़ें सुनी तो उसको समझ नहीं आया कि ये आवाज़ें कैसी हैं, कौन यहाँ पर है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने काफ़ी बार ग्रेव को वहीं छोड़कर, उस कब्र को वहीं छोड़कर, अपना सारा सामान वहीं छोड़कर आसपास देखने की भी कोशिश करी क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये चीज़ उसके लिए रिस्की हो सकती है। बट कुछ भी ना मिलने के बाद फाइनली वो दोबारा से कब्र पर आया। आसपास जो और छोटे बड़े पत्थर पड़े थे उनको कब्र के ऊपर रखा ताकि ये मिट्टी अच्छे से नीचे सेटल हो जाए, किसी को भी पता ना चले यहाँ पर कुछ दफनाया गया है। अपने प्लान का पहला पार्ट करने के बाद अब दूसरा पार्ट था जाकर उस नदी में उस चट्टान को देखना जहाँ पर वो बहुत सारा सोना है और उस नदी के पानी को देखना जिसके अंदर बहुत सारा सोना नीचे तल पर पड़ा हुआ है। जॉन अपना घोड़ा लेकर उसी धारा के पास पहुंचा, अपने घोड़े को साइड में पार्क किया, उतरकर नीचे उसी पानी के अंदर देखने लगा। अब जैसे वो देख रहा था उस सोने को जो कि नीचे तल पर पड़ा हुआ था, उसको वही आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज से सुनाई देने लग गई, इतनी ज़्यादा तेज कि ऐसा लग रहा था जैसे
कोई उसके कानों के अंदर घुसकर चिल्ला रहा हो, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हो। अब जॉन जो कि बहुत टाइम से जंगलों के अंदर रहता आया था, उसने कभी भी पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये चीज़ उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा नई थी, सो उसको भी ये टॉलरेबल नहीं लगा। वो तुरंत वापस अपने घोड़े के ऊपर बैठा और यहाँ से भागना जरूरी समझा उसने, क्योंकि यहाँ उसको बहुत बहुत अजीब और डर लग रहा था। जॉन सीधा नीचे जाकर उस कस्बे में गया, अपने दोस्त प्रीस्ट से मिला, उसको जाकर सब कुछ बताया कि मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया आया हूँ और उस नदी के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, वो चट्टान भी मैंने देखी, लेकिन वही मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उस प्रीस्ट ने अपने दोस्त जॉन को ये समझा दिया कि देखो, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, ये जो आवाज़ें हैं हो सकता है वहाँ कोई जानवर हो या फिर कुछ पशु पक्षी हो, कुछ तो होगा जिसकी वो आवाज़ें आ रही होंगी, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बहुत सारा सोना। अगर हम उस सोने को लेने के लिए नहीं गए तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी और हमारे साथ भी होगी। प्रीस्ट ने जॉन को दोबारा समझाया कि तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मैं शहर से गायब हुआ तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे, क्योंकि लोगों का रोज़ चर्च के अंदर आना जाना होता है और मुझे यहाँ पर चर्च संभालना है। तुम्हें मेरी तरफ से जाना पड़ेगा। सो जॉन दोबारा से तैयार था उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन अब की बार अकेला नहीं। उसने अपने आसपास के और कुछ लोगों को जमा किया, मजदूर बनाकर, कि तुम्हें वहाँ जाकर कुछ काम करना है, खुदाई करनी है। उनको ये नहीं बताया कि हम किस लिए जा रहे हैं, सोना वगैरह है या नहीं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलकर ऊपर खुदाई करनी है और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जॉन अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर उसी ट्रेल के ऊपर चढ़ता चढ़ता आगे की तरफ निकल गया जहाँ पर फ्रैंक और ब्लैक जैक बैठे थे। उसी कैंप साइट पर पहुंचा, फाइनली उस धारा के पास पहुंचा। सभी लोगों ने अपने अपने घोड़े पार्क किए, सभी रेडी थे अब खुदाई करने के लिए। वो बस वेट कर रहे थे कि जॉन उनको जगह बता दे, सब कुछ खोद देंगे। लेकिन जॉन जो कि साइड में खड़ा होकर बहुत बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर ब्लैक जैक की बॉडी को दफनाया था। लेकिन उस बॉडी को दफनाने के बाद उसने उसकी कब्र के ऊपर कुछ छोटे बड़े पत्थर रखे थे और एक टॉम्बस्टोन भी बनाया था ब्लैक जैक के नाम का। लेकिन अब यहाँ भसड़ ये थी कि ना तो यहाँ पर वो बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर और ना ही वो टॉम्बस्टोन जो कि उसने बनाया था ब्लैक जैक का। इनफैक्ट उसने जल्दी जल्दी में पिछली बार जब वो आया था यहाँ पर, तो वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि जाने से पहले वो उस कैंप को भी वहीं पर छोड़कर आ चुका था उन आवाज़ों से परेशान होकर। तो जिसका मतलब साफ ये था कि अब जिस टाइम पर वो दोबारा वापस आए हैं तो यहाँ पर उनको वो कैंप मिलना चाहिए था, वो खून से लथपथ कैंप। बट अब ना तो यहाँ पर वो कैंप, ना ही यहाँ पर वो कब्र, ना ही यहाँ पर ब्लैक जैक की डेड बॉडी, ना ही वो पत्थर, ना ही वो कुल्हाड़ी वगैरह जिससे ब्लैक जैक का मर्डर किया गया था। ये जगह एकदम क्लियर हो चुकी थी, यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। दूसरा, जॉन के लिए सरप्राइजिंग इसलिए भी था क्योंकि आज तक जिस जगह पर वो खड़े थे अभी तक, वो आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी फ्रैंक और ब्लैक जैक के अलावा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई यहाँ पर आया हो और उसने इस कैंप को अपने साथ उठा लिया हो, या फिर ये जो टॉम्बस्टोन पड़े थे यहाँ पर ये जो छोटे बड़े पत्थर पड़े थे वो अपने साथ ले गया। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आया भी होगा तो वो अपने साथ इस कैंप को क्यों लेकर जाएगा, या फिर वो छोटे बड़े पत्थरों को क्यों लेकर जाएगा, करेगा भी क्या इन चीज़ों का। अभी तक जॉन के माइंड में जो चल रहा था, जो कि उस प्रीस्ट ने बताया था कि फ्रैंक यहाँ पर भागता हुआ आया था और उसके अंदर मन में बहुत बड़ा गिल्ट था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर कर दिया है और उससे परेशान होकर वो उस गोल्ड को भी वहीं पर छोड़कर भागता हुआ नीचे आया है। और यही बात उस प्रीस्ट ने जॉन मैकडोवल को समझाई थी कि ये जस्ट वहम है, जो भी आवाज़ें तुम्हें वहाँ पर सुनाई देंगी वो बस पशु पक्षियों की होंगी, इनसे तुमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेकिन इस टाइम पर जब जॉन खुद अपनी आंखों से सामने देख रहा है कि वो कैंप साइट वो गायब हो चुकी है, वो कब्र जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई है वो यहाँ पर नहीं है, इस पॉइंट पर आकर जॉन को सबसे पहली बार लगा कि नहीं, ये जगह, इसके अंदर कुछ तो भसड़ है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। उसने अपने साथ मौजूद सभी लोगों को कहा वापस अपने अपने घोड़ों पर बैठो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। अब जो 7 लोग आए थे उनको समझ नहीं आया कि अजीब आदमी है, हमको इतनी ऊपर लेकर आया, नीचे से हमको पैसे देगा, दिहाड़ी वगैरह देगा, लेकिन काम कुछ भी करवा नहीं रहा। तो सभी ने उससे पूछा कि बता तो दे क्या बीमारी है, लेकिन जॉन ने बताने से मना किया। उसने तुरंत अपना घोड़ा घुमाया और वापस नीचे की तरफ भागने लगा, उसी कस्बे की तरफ। पीछे पीछे लोग उसके सारे कस्बे में पहुँचे। नीचे पहुँच कर उसने सबसे पहले जितने भी लोग गए थे उनको सबको पैसे बांटे और खुद अपना घोड़ा लेकर सीधा प्रीस्ट के पास जाने की बजाय या फिर अपने घर जाने की बजाय वो वहीं के एक लोकल बार में गया और दारू पीने लग गया। और इतनी दारू पी उसने उस दिन कि शाम होते होते जॉन मैकडोवल की मौत हो चुकी थी उसी बार के अंदर। और जॉन मैकडोवल की ही मौत के बाद से एक चेन रिएक्शन शुरू हुई
जो कि आज भी कंटिन्यू है। ये चीज आज भी वहां पर चल रही है और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले वो प्रीस्ट जीन, जिसको बिल्कुल भी दुख नहीं था, ना ही तो फ्रैंक के दोस्त ब्लैक जैक के मारे जाने का, ना ही अपने सबसे खास दोस्त जॉन मैकडूगल के मारे जाने का, बल्कि उसको दुख था तो वो बस ये कि उसका दोस्त जॉन उसको बताकर नहीं गया कि वहां पर कितना सोना मौजूद है। और ये बात पता करने के लिए, वो सारा सोना खुद क्लेम करने के लिए, प्रीस्ट जॉन खुद अपना घोड़ा लेकर आने वाले कुछ दिनों बाद खुद अपना घोड़ा लेकर उसी ट्रेल पर चढ़ा और ऊपर की तरफ जाने लगा। उस धारा तक गया, उस धारा पर उसको वो सोना मिल भी गया। उसको पता था कि वो आवाज़ें जो उसको सुनाई देंगी वो सारा उसका वहम है, उनसे उसको डरना नहीं है। और वो आवाज़ें प्रीस्ट जॉन को सुनाई भी दी, लेकिन उसने उन चीज़ों को इग्नोर किया और वहीं पर अपना ना सिर्फ एक कैंप डाला, बल्कि कैंप को उसने एक सॉलिड घर के अंदर लकड़ियों का उसने पूरा अपना ट्री हाउस सा बना लिया। उस ट्री हाउस में अपना डेरा डाल लिया। बट सडनली एक शाम उसके ट्री हाउस के अंदर अपने आप आग लग गई और वो आग के साथ पूरा जल गया। ना सिर्फ उसका ट्री हाउस जला, बल्कि अंदर मौजूद प्रीस्ट जॉन, उसकी भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ से वो खबरें उड़ने लगी कि ऐसा कुछ उस ट्रेल के ऊपर हो रहा है, वहां पर कुछ बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला है। और फाइनली ये खबर उड़ती उड़ती लाफाइट फ्रेंच के पास पहुंची और वो अपने साथ अपनी टीम लेकर उस जगह पर गया इस गोल्ड को क्लेम करने के लिए। बट उस ट्रेल तक अकेले जाने से पहले उसने एक गाइड हायर किया जो कि उसको उस ट्रेल तक लेकर जाने वाला था। लेकिन जैसे उसका वो गाइड लाफाइट फ्रेंच को लेकर उस ट्रेल तक पहुंचा, उस धारा तक पहुंचा, उससे पहले ही उसके गाइड की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। बट यहाँ फ्रेंच का काम हो चुका था। वो गाइड उसको यहाँ तक ले आया था जहाँ पर वो बहुत सारा गोल्ड था। और उसके बाद फ्रेंच लाफायेट ने उस गोल्ड की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बट फ्रेंच को ये पता था कि यहाँ पर ब्लैक जैक का कोई घोस्ट है। उसको सारी बातें पता थी पहले से ही, लोगों ने बता दी थी उसको कि यहाँ पर ब्लैक जैक का घोस्ट है और वो यहाँ पर जितना भी सोना मौजूद है उस सोने को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। वो सोना कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। और ये सारी बातें माइंड में थी फ्रेंच लाफायेट के। उसको वो सारा गोल्ड वहाँ पर मिल चुका था, उसको दिख रहा था, लेकिन एकदम से वो माइनिंग नहीं शुरू करने वाला था क्योंकि उसका प्लान था इसकी जगह पर बड़े पैमाने पर यहाँ माइनिंग शुरू की जाएगी। सो उसको वो वहीं ड्रॉप करके अपने कुछ आदमियों को लेकर वापस नीचे आया और दोबारा से बड़े पैमाने पर वो अपनी माइनिंग शुरू करने के लिए नीचे से लेबर लेकर गया ऊपर की तरफ। और वहाँ जाकर उसने ढूंढना शुरू कर दिया कि गोल्ड कहाँ कहाँ पर है। लेकिन जब फ्रेंच लाफायेट पहली बार आया था इस जगह पर, तब उसको वहां गोल्ड दिख रहा था। लेकिन अब दूसरी बार जब वो इतने सारे आदमी लेकर आया, यहाँ गोल्ड का नाम और निशान नहीं था। ये चीज फ्रेंच लाफायेट के लिए भी बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली कि यार मेरा माल कहाँ गया, कहीं और तो कोई लूट नहीं गया, कहीं यहाँ पर किसी ने माइनिंग तो शुरू नहीं कर दी। लेकिन नहीं, नेचर एकदम इंटैक्ट इसका, यहाँ से सिर्फ गोल्ड गायब था। ऐसा कैसे पॉसिबल था? सो आने वाले 30 सालों तक, 30 ईयर्स तक, पूरे 30 सालों तक फ्रेंच लाफायेट ने इस जगह पर, इस ट्रेल के ऊपर अपना घर तक बना लिया खुद का अकेला। वो यहीं पर रहने लगा क्योंकि उसको अब माइंड में बैठ चुका था कि हो ना हो गोल्ड यहीं पर है। उसने देखा है लोग यहाँ पर इस गोल्ड की वजह से मर चुके हैं, अब तो ये सोना उसको चाहिए है। सो पूरे 30 सालों तक उसने इस सोने को ढूंढना जारी रखा और एट द एंड 30 सालों बाद उसको ये सोना मिल भी गया। एटलीस्ट उसने अपने लास्ट लेटर के अंदर तो यही लिखा था। जी हाँ, 30 सालों तक यहाँ पर मेहनत करने के बाद अकेले फाइनली उसने एक लेटर लिखा अपने परिवार के पास, जिसके अंदर उसने यही लिखा हुआ था कि फाइनली मुझे वो गोल्ड माइन मिल चुकी है। बट फ्रेंच लाफायेट ने उस लेटर के अंदर उस गोल्ड माइन का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखा कि वो कहाँ पर है, ना ही उसका कोई मैप बनाकर लिखा कि यहाँ पर है। बस उसने यही लिखा अपने परिवार को कि मुझे वो सोना मिल चुका है। और ये लेटर उसने अपने परिवार वालों को भेजा। लेकिन जिस दिन उसने लेटर लिखा था और भेजा था अपने परिवार वालों को, उसी दिन फ्रेंच लाफायेट के घर की, जो उसने वहां पर बना रखा था अपना घर, उस घर में आग लगी और फ्रेंच लाफायेट खुद भी इस घर की आग के अंदर जलकर मर चुका था। ये जो फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये उसका घर था जो उसने खुद अपने हाथों से अपने लिए बनाया था। बट आग के अंदर ये बाद में जल चुका था। फ्रेंच लाफायेट की मौत के बाद फाइनली पूरी दुनिया के अंदर इसकी स्टोरी फैली और लोग अब समझ चुके थे कि फ्रेंच भी अगर मर गया तो हाँ, ये जगह, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, यहाँ ये चीज़ जरूर हॉन्टेड है। सभी लोग समझ चुके थे कि एक ऐसा फोर्स है जो पहले लोगों को ये एक सोना दिखाकर अपनी तरफ खींचता है, इस खदान के पास बुलाता है और बाद में उनका वो हश्र करता है जो सबके लिए सवाल छोड़ जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पर गए उनके साथ, सबके साथ यही हुआ। सो फाइनली पूरी दुनिया ने माना कि ये गोल्ड माइन
पूरे तरीके से श्रापित है। इससे जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। खैर, आज भी लोग मानते हैं कि ब्लैक जैक और उसका गोस्ट इस पूरे सोने की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, दुनिया भर से बहुत सारे लोग आज भी इस जंगल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट या तो उनको सोना नहीं मिलता या फिर वो लोग वापस नहीं आते। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज इस जगह की मौजूद हैं जहाँ लोग जाते तो हैं लेकिन उनकी सिर्फ लाश ही मिलती है। बाद में उनके साथ क्या होता है ये कभी आज तक किसी को समझ नहीं आया। बट एक एरिया मानकर कि हाँ यहाँ पर वो सोना हो सकता है, इसलिए इस एरिया का एक दरवाजा बनाकर सरकार की तरफ से यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है और इस खदान का नाम, इस सोने की खदान का नाम द लॉस्ट लेमन माइन रखा गया है। और आप इसके बारे में गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। सो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप भी वहाँ सोना ढूंढने जाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 3-4 लोग मेरे साथ चलें और बहुत सारा सोना बैग के अंदर भर के लेके आए। नहीं, ऐसा नहीं करना, स्मगलर बन जाएंगे हम फिर। ऐसा नहीं करना, काम गलत है। सो आप मुझे बताइए कि आपकी राय नीचे क्या है। क्या आप इन सब के अंदर बिलीव करते हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। जब ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ की सरकार तक मानती है इस फॉरेस्ट के अंदर जाना भी इलीगल है। सो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है। खैर, वो जो ब्रॉडकास्ट के अंदर मैंने मैसेज डाला हुआ है, आप उसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुदीप्ता सरकार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।